नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना पुरानी है, सिलसिलेवार है और सबको पता है इस घटना के बारे में। नाक में दम कर रखा था किसी व्यक्ति ने, पुलिस की। मैं बात कर रहा हूं बरेली के साइको किलर की, जिसने 13 महीनों में 11 महिलाओं की हत्या की। आपको ध्यान होगा, ठीक इसी तरह का एक साइको किलर कोई 8-10 महीने पहले रायबरेली में उसने उधम मचा रखा था। उसका भी बड़ा स्पेसिफिक पैटर्न था। 15वें दिन रिपीट करना, महिलाओं के साथ ही करना। उम्र भी महिलाओं की लगभग वही थी जो इस साइको किलर की टारगेट्स थीं, 40 से 60 के बीच में। एकांत में, अकेले में, जंगल में, खेत में टारगेट किया करता था और इसीलिए लोग उसको देख नहीं पाए थे। लेकिन फिर भी जब ज़्यादा हो गया तो यंगस्टर्स ने मोबाइल में कुछ कुछ हरकतें उसकी जो कैद की थी, उससे उसकी जानकारी मिली और काफ़ी लंबे अंतराल बाद वो साइको किलर पकड़ा गया। ठीक ऐसा ही बरेली के साइको किलर के बारे में रहा। बहुत से कारण थे कि वो पकड़ा क्यों नहीं गया और बहुत से कारण थे जब वो पकड़ा गया। बहुत ढेर सारी टेक्निक लगाई गई, अच्छे पुलिस अधिकारी लगाए गए, बहुत साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की गई और वो पकड़ा गया। समय भले लगे, लेकिन पुलिस अंत तक या अंत में अपराधी तक पहुंच ही जाती है। सिलसिला कुछ यूं शुरू हुआ कि 17 जून को अच्छा, ये मैं बता दूं कि बरेली की सिर्फ दो थाना क्षेत्रों में ये घटनाएं हुई थी, शाही और शीशगढ़। दोनों ही थाना क्षेत्र सीमावर्ती थाना क्षेत्र हैं, जंगल के इलाके वाले क्षेत्र हैं। बहुत ही डेंस पॉपुलेशन के कोई कस्बे वहाँ पर नहीं हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। शाही एक इंडस्ट्रियल कस्बा है, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर। और शीशगढ़ बिल्कुल देहात का थाना है, शीशगढ़ एक कस्बा भी है। तो शाही से शीशगढ़ जाने वाली रोड पर कुलचा की रहने वाली धनवती, उम्र थी 43 साल, उसकी सड़क के किनारे लाश मिली। चुन्नी से ही, जो पल्लू होता है साड़ी का, उसी पल्लू से उसकी गर्दन को कस के उसकी हत्या की गई थी। पुलिस, बड़ा नेचुरल है, घर वालों ने FIR कराई। पुलिस वही जरजोरू ज़मीन में ढूंढ रही थी कि ज़रूर कोई न कोई रंजिश रही होगी, ज़रूर कोई बात रही होगी। घर में ही ज़्यादा कारण पुलिस ढूंढ रही थी। महिला की उम्र 43-44 साल थी। पति के ऊपर शक, बेटे के ऊपर शक, प्रॉपर्टी के लिए जो जो उसमें हिस्सेदार थे उन पे शक। लेकिन तभी 1 जुलाई 2023 को थाना शाही के ही धनेटा फाटक से शीशगढ़ जाने वाली रोड पर प्रेमवती, जिसकी उम्र 55 वर्ष थी, उसकी भी लाश मिल गई। साड़ी के पल्लू से ही उसका भी गला कस के उसे मारा गया था। पहले चूंकि दोनों एक ही थाना क्षेत्र के थे, इंस्पेक्टर ने उन दोनों में समानता देखी कि दोनों को ही साड़ी के पल्लू से गला कस के मारा गया। तो ये समझ में आया कि ये इंडिविजुअल केस नहीं है, दोनों महिलाओं की हत्या एक तरह से हुई है और ये भी संभावना है कि एक ही व्यक्ति ने की हो। अब पुलिस थोड़ा परिवार के फोकस से अलग जाने लगी कि इन दो परिवारों में कोई संबंध तो नहीं है, कोई अदावट तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। पुलिस इसी में उलझी हुई थी तब तक 31 अक्टूबर को शीशगढ़ में, शाही से शीशगढ़ जाने वाली रोड की ही बात है, लखीमपुर निवासी महमूदन, जिसकी उम्र 65 वर्ष थी, उसकी हत्या
भी जंगल में उसकी चुनरी से ही गला घोंट कर दी गई। अब 2 थाने इन्वॉल्व हो गए। सर्किल एक ही थी। एडिशनल एसपी को यह काम दिया गया कि भाई अब 3-3 हत्याएं हो गई हैं और तीनों का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, तो इसे देखा जाए। पुलिस के जो अपनी एसओपी है कि साहब पहले डम डाटा उठाइए, डाटा की एनालिसिस करिए, किसने किसने फ्रीक्वेंट किया है, कौन कौन से नंबर तीनों जगह पर मिले हैं, या फिर जो पुलिस रिकॉर्ड में इस तरह के लोग हैं उनको बुलाइए, उनसे बातचीत करिए। ये प्रोसेस शुरू हुई, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं लगा। उसके तुरंत बाद 20 नवंबर को खरसैनी में हुआ, 26 नवंबर को 2023 में शीशगढ़ के जगदीशपुर की रहने वाली 55 साल की एक महिला का उसका भी उसी के साड़ी के पल्लू से गला घोंट कर उसे मार दिया गया। खरसैनी में दुलारा देवी 65 साल जिनकी उम्र थी, उसकी इसी तरह से हत्या हो गई। हल्ला होना शुरू हुआ धीरे धीरे करके। कुछ ये तो एक ही पैटर्न की थी, कुछ और दूसरे पैटर्न को भी उसमें शामिल कर लिया गया, तो कुल 11 महिलाओं की हत्याएं हो गई। हाहाकार मच गया इलाके में। कप्तान पर बहुत दबाव था, पुलिस पर बहुत दबाव था, गाहे बगाहे समाचार पत्रों में, गाहे बगाहे टीवी चैनल्स पे, और आजकल तो सैकड़ों चैनल एक एक ज़िले में हैं यूट्यूब वाले, तो उन पर इसको लेकर पुलिस की खींचातानी या पुलिस की लापरवाही, पुलिस की उदासीनता के बारे में टिप्पणियां होने लगी। इस बीच में वहाँ के एसएसपी का स्थानांतरण हो गया। नए एसएसपी आए अनुराग आर्या, आजमगढ़ से आए थे। यंग अफसर है, बहुत बढ़िया अफसर है। आजमगढ़ जैसे बहुत ही टिपिकल ज़िले को उसने करीब 3 साल वो एसएसपी रहा है। जिस दिन वो उन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने पे एक रस्म है कि आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते ही सारे प्रेस वाले वहाँ इकट्ठा होते हैं, खासकर वो जो क्राइम रिपोर्टर हैं सभी आते हैं, और फिर नए कप्तान की प्राथमिकताएं पूछते हैं, नए एसएसपी की आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, और फिर समस्या गिनवाते हैं। तो पहली समस्या जो नए एसएसपी अनुराग आर्या को बताई गई कि साहब ये 11 महिलाओं की हत्या का राज अब तक नहीं खुला है, और ये बरेली पुलिस की कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अनुराग आर्या ने उनको भरोसा दिया कि नहीं, हम बिल्कुल प्रायोरिटी पर, टॉप प्रायोरिटी पर इस घटना को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी खोली जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने एसएसपी ने कोशिश नहीं की थी। एसएसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी और जो आसपास के थानों के इंचार्ज, ये 2 थाने शाही और शीशगढ़, इनके तो इंचार्ज थे ही थे, सब ने कोशिश की थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है तो अगला जो रिचुअल है किसी एसएसपी के लिए, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, कि अगला जो रिचुअल है वो है कि सभी एसओज, इंस्पेक्टर और सीओज को बुला के उनकी एक मीटिंग की जाती है और उनसे समस्या, क्राइम, पेंडेंसी, डिपार्टमेंटल एक्शन, इन सब की कहते हैं कि ये सारे आप इसके नंबर्स और इसकी नक्शे बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी इसका चार्ट लेकर आएंगे, हम एक एक करके पूछेंगे किसके थाने में कितने सीरियस या हीनियस क्राइम के मामले पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन हैं। अपने पुलिस ऑफिस का जो बड़ा बाबू होता है वो भी वहाँ मौजूद होता है, उसको इंग्लिश ऑफिस कहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है एसएसपी का, उसको इंग्लिश ऑफिस कहते हैं। उसका एक हेड होता है, स्थानीय भाषा में या बोलचाल की भाषा में उसे बड़ा बाबू कहते हैं। बड़ा बाबू से ये पूछा जाता है कि आपके पास प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कितनी फाइलें पेंडिंग हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि आप जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं वो किसके किसके पास कितने कितने दिनों से हैं, और जैसे सर्किल ऑफिसर्स का नाम लिया गया तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप 6 महीने से क्यों रखे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। बहरहाल जिले के असेसमेंट के लिए ये ज़रूरी है किसी भी नए जो
जिले का इंचार्ज है, ये समझना ज़रूरी है कि हम जहाँ आए हैं वहाँ क्राइम की टेंडेंसी क्या है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की परफॉर्मेंस क्या है, उसमें हमारे सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भी आते हैं उस पहली मीटिंग में, फायर सर्विस वाले भी आते हैं, सब जितना विभाग पुलिस से संबंधित है वो सब आते हैं। उनसे पूछा जाता है कि कन्विक्शन का रेट कितना है, लास्ट ईयर कितना कन्विक्शन हुआ, कितने मामले छूट गए, जितने मामले छूट गए उसमें क्या किया आपने, कहाँ इसकी अपील की। इस तरह के सवाल लगभग सभी को करना तो सभी को चाहिए 100%, लेकिन जो 98-99% समझदार एसएसपी हैं वो ये करते हैं। तो अगले दिन इसमें फिर वही बात उठी। अनुराग आर्या को वो बात चुभ रही थी जो उनके ज्वाइन करते समय प्रेस वालों ने पूछी थी कि इन 11 महिलाओं की हत्यारे का कब पता लगेगा। खैर, सारी जो नॉर्मल बातचीत होने के बाद एसएसपी ने ये पूछा कि इसमें क्या क्या हुआ है। शाही और शीशगढ़ के एसओस से पूछा, फिर सर्किल ऑफिसर से पूछा, फिर एडिशनल एसपी से पूछा क्या क्या हुआ है। तो फिर पुलिस के पास तो हमेशा बताने के लिए रहता ही है, हुआ हो चाहे ना हुआ हो, कि साहब मौके पर गए और इतनी रेड की, इसके बारे में पता लगा था उसके यहाँ गए, उसके बारे में पता लगा था उसके यहाँ गए, तमाम जगह। और वो ऐसा पेंट करेंगे जैसे 24 घंटे में 23 घंटे उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली सफलता नहीं मिली। खैर, मीटिंग ओवर हो गई। उन्होंने जो क्राइम देखने वाले क्राइम ब्रांच के इंचार्ज, दोनों एसओस, एडिशनल एसपी, सबको रोक लिया और ये कहा कि कल हमें सभी 11 महिलाओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। नंबर 1, सभी 11 महिलाओं की एफआईआर की कॉपी चाहिए। नंबर 2, सभी 11 हत्याओं की मौके पर खींची गई फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स चाहिए, जो कि फॉरेंसिक लैब, जो हमारे फॉरेंसिक की टीम होती है डिस्ट्रिक्ट की, उसने खींची है। नंबर 4, उसमें वादी के सब के नंबर चाहिए। नंबर 4, 5 जो जिन जिन लोगों ने मुकदमा लिखाया है उनके सब के नंबर चाहिए। इस इंस्ट्रक्शन के साथ अगले दिन फिर सबको बुलाया गया, सबके नंबर मिल गए। एक एक करके सभी 11 वादी मुकदमा, यानी जिन्होंने मुकदमा लिखाया था, उनसे बातचीत की कि पुलिस के काम से कितने संतुष्ट हैं। और 90% वादी मुकदमा यही कह के उसने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि साहब अभी तक कोई बहुत खास काम नहीं हुआ है। जो लीडरशिप देने वाले अधिकारी हैं, जो जिनकी रुचि है इन्वेस्टिगेशन में या पुलिसिंग में, वो किसी भी समस्या को करीने से सुलझाने के लिए वो स्टेप्स उठाते हैं। सबसे पहले उन्होंने 22 टीमें बना दी। एक दायरा बनाया कि इन 2 थानों में मैप पर, उन्होंने कहा मैप पर अंकित करके ले आइए कि कहाँ कहाँ ये हत्याएं हुई हैं, और उसके सेंटर को, ईपी सेंटर को शाही कस्बा माना गया कि शाही कस्बे के चारों तरफ ये घटनाएं हुई हैं 25 किलोमीटर के दायरे में। क्राइम ब्रांच से पूछा गया कि नंबरों के डिटेल्स, डंप डाटा, आप 11-11 मौके पे गए, 11-11 मौक़ों के डंप डाटा 10-10 जीबी के रहे होंगे, उनकी एनालिसिस किस तरह से की, कहाँ तक पहुँचे, लेकिन कोई ख़ास बात कोई बता नहीं पाया। बहरहाल ये 22 टीमें बनाई गई और सीसीटीवी जहाँ जहाँ ये हत्याएं हुई थी वहाँ कहीं नहीं लगे थे, लेकिन उनके आने जाने वाले रास्तों पर, क्योंकि डर ये था कि 11 के बाद अगर 12वां हुआ तो फिर यही पूछा जाएगा कि सब आपने आते कहा था कि हम प्रयास करेंगे, क्या प्रयास किया आपने, ये 13वीं हत्या हो गई है, 12वीं हत्या हो गई है। लिहाजा पुलिस ने 600 नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए, उसी शाही को सेंटर मान के उसके 25 किलोमीटर के दायरे में। पुलिस ने नुक्कड़ सभाएं की महिलाओं के लिए, खासकर कि आप अकेले दिन में घर से दूर न जाएं, किसी न किसी को साथ लेके जाएं, वार्निंग के साथ। और दूसरा, एक सहयोग मांगने के लिए कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा अनजान आदमी दिखाई पड़ता है
तो उसके बारे में ज़रूर लोगों को बताएं, लौट के पुलिस को बताएं, हम उसकी स्केच बनवाएंगे। इस तरह की बातें की गई, तब भी कुछ पता नहीं लगा। फिर अपने बैचमेट्स की मदद से मुंबई में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होते हैं उनसे एक टीम भेज के संपर्क कराया गया, उन्हें सारा डाटा उपलब्ध कराया गया, क्राइम का पैटर्न उपलब्ध कराया गया, मोडस ऑपरेंडी उपलब्ध कराई गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई। और उनसे जो फीडबैक मिला, उन्होंने कहा कि भाई ये उन्होंने भी अपनी मैपिंग की। मैपिंग करने के बाद ये बताया कि इसका जो ईपी सेंटर है वो शाही ही है। और दूसरा उन्होंने बताया कि ये कोई ऐसा आदमी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ये सामान्य व्यक्ति नहीं है और ये असामान्य मानसिकता का आदमी है। तो चलिए, एक लीड मिली तो पुलिस की जो टीमें अलग अलग गांवों के लिए लगाई गई थी, उनसे कहा गया कि आप गांव में जिस जिस घर में जाएं सबके आधार कार्ड लें, उसको डिजिटलाइज करें कि हाँ सब इनके इनके आधार कार्ड हैं, और फला आदमी जो यहाँ नहीं रह रहा है उसका आधार कार्ड का पता नहीं है, व्हाट्सएप पे मंगा के उसका नंबर ये देखा गया है। और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश भी की गई कि उनके घर का कोई प्राणी या उनके पड़ोस का कोई प्राणी या उनके गांव का कोई प्राणी ऐसा तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। खैर, तब तक ये भी पता नहीं था कि ये जो ये कार्य कर रहा है वो पुरुष है कि महिला है। तो सभी 22 टीमों में महिला कर्मचारी भी रखी गई। फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों को, सपोज करिए जैसे शाही में जो घटना हुई है, वो घटना ये माना गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कि शाम को 5 बजे हुई। तो 4 से 5 और 5 से 6 के बीच वहाँ से आने जाने गुजरने वाले ऐसे लोग जिन्होंने किसी को देखा हो, ये मान के नहीं कि ये हत्यारा ही है, ये मान के कि नहीं साहब एक आदमी मैंने ज़रूर देखा था, वो यहाँ से यहाँ उस समय जा रहा था, हम कह नहीं सकते कि उसी ने मारा है या उसका इस घटना से कोई संबंध है, लेकिन इस तरह से देखा था। पुलिस ने, सभी टीमों ने मेहनत करके ऐसे 11 जगहों पर जहाँ हत्याएं हुई थीं वहाँ घटना के घंटे 2 घंटे पहले या घंटे 2 घंटे बाद आने जाने वालों के बारे में सूचना दी। फिर स्केच बनाने वाले एक्सपर्ट बुलाए गए और इन्हीं लोगों से, जिन लोगों ने उसे या किसी को भी देखा था, इनसे अलग अलग करके स्केच बनवाए गए। तो 3 घटनाओं में एक व्यक्ति का स्केच लगभग एक जैसा तैयार हुआ, लगभग एक जैसा। मैं ये तीनों स्केच आपको कम्युनिटी में डाल रहा हूँ, जो इसके पकड़े जाने के 2-3 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बरेली पुलिस ने सार्वजनिक किए थे। आप देखिए कि उनमें से एक, फिर चूँकि बहुत से लोग थे ऐसा जिनसे स्केच बनवाया गया, तो उसको कुल 3 स्केच ऐसे हुए जो सभी घटनाओं को देखने वाले तो नहीं, लेकिन गेस वर्क में जिन जिन लोगों से पूछा गया उसमें 3 ऐसे थे जो थोड़े से कॉमन थे। इन तीनों का स्केच पुलिस ने जारी किया। दूसरी बात ये देखी गई कि ये क्यों इस 11 में से कम 8 या 10 एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं। अनुराग आर्या ने जब सारे फोटोग्राफ देखे तो ये देखा कि सब साड़ी या दुपट्टे या चुन्नी जिसे कहते हैं उससे गले को बांध के मारी गई महिलाएं थीं। लेकिन एक बहुत अच्छी सिमिलरिटी नोटिस की एसएसपी ने कि सब में मारने के बाद या गला कसने के बाद एक गांठ बांधी गई है बाईं तरफ, गले की बाईं तरफ एक गांठ बांधी गई है। ये प्रूव करती है कि एक ही व्यक्ति ने एक ही मोडस ऑपरेंडी से और किसी एक कारण से उसने बाईं तरफ ये गांठ बांध दी है। फिर
हिडन कैमरा लगाया गया। तमाम लोगों को जो उस इलाके के वहाँ के रहने वाले थे, उस 25 किलोमीटर के रेडियस में पुलिस ने मैप किया कि 5-5 किलोमीटर पे जो पुलिस के सहयोगी लोग हैं उनको बॉडी वॉर्न कैमरेज दिए गए कि आप दिन भर साइकिल से घूमिए, मोटरसाइकिल से घूमिए, ताकि आप आते जाते चीज़ों को रिकॉर्ड करें और शाम को जो क्राइम ब्रांच वाला आपके पास जाए उसके लैपटॉप में वो रिकॉर्डिंग अपनी ट्रांसफ़र कर दीजिए। हो सकता है उस रिकॉर्डिंग में हमें जिस व्यक्ति की तलाश है वो व्यक्ति मिल जाए। खैर, जब ये तीनों स्केच जारी किए गए तभी सूचनाएं बहुत आई, करीब 400 के आसपास सूचनाएं आईं कि साहब इस स्केच से मिलता जुलता आदमी फलां जगह है। पुलिस ने एक एक सूचना को वेरीफाई कराया और फिर एक व्यक्ति जब उसमें पकड़ा गया जिसका नाम कुलदीप था, उसकी फ़ोटो स्केच से बिल्कुल मिलती थी और कुलदीप गंगवार नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बाकरगंज समूआ का रहने वाला था। और पहले तो वो अपना कुछ जैसे अर्ध विक्षिप्त सा व्यक्ति था, पुलिस के सवालों के उल्टे सीधे जवाब दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति को समझ के एक साइकोलॉजिस्ट की उपस्थिति में उससे बातचीत शुरू की गई। तब उसने एक एक करके 6 महिलाओं की हत्या की बात बताई। हर घटना स्थल पर पुलिस उसको लेके गई कि कहीं गलत तो नहीं बोल रहा है, लेकिन सो मोटो वो खुद ही 6 जगह पर पुलिस को अपने साथ ही लेकर गया और बताया कि हमने यहाँ मारा था। पुलिस को फिर कोई शंका नहीं रह गई कि ये घटनाएं सब इसी ने की होंगी। पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे लंबी बातचीत में उसने ये बताया कि मेरी 2 सगी बहनों और मेरी माँ, इन तीनों की मृत्यु हो गई थी। मैं बहुत परेशान होता था अपनी एक बहन और माँ की मृत्यु से। पिताजी मुझको मेरा पालन पोषण करते थे, लेकिन इसी बीच में मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। जो मेरी सौतेली माँ आई उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू किया, मारपीट करना, खाना न देना, गालियाँ देना, धक्के मारना। मैं धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगा। फिर इस बीच में मेरे पिता ने 2014 में जो रिश्तेदारों के बीच बचाव से शादियां होती हैं उसमें शादी कर दी। मेरी सौतेली माँ का व्यवहार मेरी पत्नी से भी बहुत ख़राब हो गया। मैं कुछ कर नहीं सकता था और मेरी पत्नी मुझसे बार बार यही कहती थी कि अपनी माँ से ये व्यवहार न करने के लिए कहो। लेकिन चूंकि मैं पहले से इतना डरा हुआ था कि मैं कभी कह नहीं पाया अपनी माँ से कि चलो ठीक है, मेरे साथ तुम ऐसा व्यवहार करती थी, मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार मत किया करो। और धीरे धीरे परेशान होकर एक दिन पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। और उस दिन से मैंने बहुत मिन्नत की उससे, लेकिन वो नहीं मानी और वो छोड़कर चली गई। उसके बाद से मुझे औरतों से नफ़रत हो गई। मैं किसी औरत को आते जाते देख लेता था, वो चाहे जिस उम्र की हो, चाहे जिस शक्ल सूरत की हो, मेरा खून खौलने लगता था। मैं दिन भर घूमने लगा, पूरा दिन मैं इधर उधर घूमता था। दोस्तों के साथ मुझे नशे की आदत पड़ गई और बस वही था कि जब मैं किसी औरत को देखता था मेरा खून खौलने लगता था। मैं गुस्से से मेरा शरीर कांपने लगता था। मैं इतना घूमा हूँ कि मुझे इलाके की हर पगडंडी सड़क की जानकारी है। मैंने कभी मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, मैं जानता ही नहीं मोबाइल कैसे चलाया जाता है। न किसी वाहन का इस्तेमाल किया, मैं पैदल ही जाता था। और जब मैं किसी विशेष तरह की, खासकर
अपनी माँ या सौतेली माँ से मिलती जुलती कोई महिला देख लेता था तो उस दिन मैं निश्चित करता था कि आज किसी महिला को मारूंगा और ज़रूर मारूंगा। इन्हीं की वजह से मेरी ये दुर्गति हुई है। माँ मुझे बीच में छोड़ के चली गई और सौतेली माँ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जब मैं मारने के लिए निकलता था तो ये देख लेता था कि महिला के पीछे जाते समय मुझे किसी ने देखा तो नहीं है। अगर उस समय रास्ते में महिला के पीछे जाते हुए मुझे किसी बच्चे, पुरुष या अन्य महिला ने देख लिया हो तो उस दिन मैं वारदात नहीं करता था। और जब मौका मिल जाता था मैं महिलाओं की गला दबाकर पहले उनके साथ गलत काम करने की कोशिश करता था। जब वो चिल्लाती थी तो उनका मुंह दबाकर और फिर गला दबाकर चुन्नी से या साड़ी के पल्लू से बांधकर उनकी हत्या कर देता था। कि फिर ये पूछा गया कि गांठ क्यों बांधते थे, तो वो कहता था कि गांठ मैं इसलिए बांधता था कि मुझे डर लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिर से जिंदा हो जाए, इसलिए एक ही तरह की गांठ मैंने सभी लाशों में लगाई थी। उसने पुलिस को बताया कि मैंने किसी महिला को नहीं लूटा। हाँ, मैं उसके पास से कोई न कोई चीज़ जरूर ले आता था ताकि याद रहे कि मैंने किस महिला को मारा था। आप जरा उसकी मेंटलिटी पर ध्यान दीजिए। एक महिला के पास से आधार कार्ड मिला था, एक के पास से हंसियाँ मिली थी, एक की चूड़ी मैं ले आया था और पूछा गया कि पैसे क्यों नहीं लाते थे, क्योंकि सभी महिलाओं के पास उनके पैसे इंटैक्ट मिले थे। तो उसने कहा कि नहीं, पैसे इसलिए नहीं लाता था क्योंकि पैसे से पहचान नहीं हो पाती, ये खर्च हो जाते थे, इसलिए ऐसी चीज़ जिससे मैं पहचान सकूं कि मैंने किसको कहाँ मारा था। किलर अच्छा, उसके बाद उसने पुलिस को मृतक अनीता देवी का वोटर आई कार्ड, लाल रंग की लिपस्टिक, बिंदी, ब्लाउज के टुकड़े, इसने आनंदपुर की मृतक प्रेमवती की हंसिया, कुलचा गांव की मृतक धनवती का आधार कार्ड, लखीमपुर गांव की मृतक महमूदन की भी हंसिया उसने पुलिस को रिकवर करा दी। इसके अलावा पुलिस ने उसके पास से बीड़ी का बंडल, माचिस और 130 रुपये कैश भी बरामद किए। मैंने उन घटनाओं का जिक्र आपसे किया था। जुलाई 24 तक की घटनाएं, जो जुलाई 24 की घटना जो थी वो थाना शाही के बुझिया जागीर के जंगल में अनीता देवी की गला घोंटकर हत्या की गई थी। ये 14वीं हत्या थी जो इसके मत्थे मढ़ी गई थी। 6 का इसने कबूलनामा किया है, बाकी के बारे में तलाश की जा रही है। कुछ बिना इस पैटर्न की भी हत्याएं हुई थी जो ये माना जा रहा था कि इसी साइको किलर ने की हैं। बहरहाल इसकी 6 जो उसने बताई हैं, इसको छोड़कर शेष के बारे में और जानकारी की जा रही है। देखिए, इस साइको किलर से पुलिस परेशान हुई, कई कारण थे। एक, कोई इसका मददगार या कोई पारिवारिक सदस्य ऐसा नहीं था जो इसके सुधार के बारे में या इसकी हरकतों के बारे में किसी को बता सके, नंबर 1। नंबर 2, ये किसी वाहन से, इवन साइकिल का भी इस्तेमाल नहीं करता था। नंबर 3, मोबाइल का इसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, इसीलिए डंप डाटा के एनालिसिस करते करते कंप्यूटर पर उंगलियां घिस गई होंगी क्राइम ब्रांच वालों की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। दरअसल उसके साथ जो जीवन में घटनाएं हुई, जैसे उसकी माँ की मौत, 2 सगी बहनों की मौत, सौतेली माँ का आना और बहुत जिसको कहते हैं अल्टीमेट लेवल का दुर्व्यवहार करना, उसके बाद पत्नी का भाग जाना, ये इतनी घटनाएं सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड हुई कि उसके मन में महिलाओं के प्रति नफरत हो गई। और ऐसे में अगर साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन न हुई होती तो बहुत मुश्किल था इसके तक इतनी जल्दी पहुंच पाना। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बुलाए गए और उनसे ये लीड मिली कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है पारिवारिक कारणों से, ये उसका कारक हो सकता है। और दूसरा,
उन्होंने ये बताया था कि इस घटना का एपिसेंटर शाही ही है, यानी उसके आसपास ही अगर तलाशा जाए तो वो मिल सकता है। पुलिस ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए, 600 नए कैमरे लगाए, हर गांव के हर व्यक्ति की, उस 25 किलोमीटर के दायरे के हर गांव के हर व्यक्ति की चेकिंग की गई, उसका आधार चेक किया गया, उसके बारे में एक एक के बारे में जानकारी की गई। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जो उस घटना के 1 घंटे या 2 घंटे पहले जाने में या अनजाने में घटनास्थल के पास से निकले हों और उन्होंने किसी को देखा हो। फिर एक अच्छा स्केच बनाने वाले साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो स्केच अच्छा बनाते हैं, आप के मुंह से उसका हुलिया सुनकर उसे विजुलाइज करना, फिर उसे कागज़ पर उकेरना कंप्यूटर के माध्यम से। बहरहाल 3 स्केच जारी किए गए और एक उसमें से बिल्कुल मिलता जुलता था। मैंने कहा कि कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूँ। आज सवेरे सवेरे ही हमारे किस्सा गोई के सुधी श्रोता देवाशीष जी ने मेल किया था, जिसमें पकड़े गए उस शख्स की फ़ोटो और पुलिस के द्वारा जारी की गई वो फ़ोटो जिसमें वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही लग रहा है। ये दोनों भेजे थे और पुलिस की तारीफ़ की थी कि देखिए, पुलिस को गाली देने वालों के लिए ये भी एक कहने की बात है कि आखिर कितनी मेहनत की होगी पुलिस वालों ने। अगली बात यह है कि पूरे गांव को ये पता था कि ये व्यक्ति स्ट्रेस में है, ये व्यक्ति महिलाओं से दूर रहता है, कटा कटा घूमता है, महिलाओं की वजह से इसकी ज़िंदगी एकदम नरक हो गई है। लेकिन ये कोई नहीं सोच पाया कि ये साइको किलर हो सकता है। यही वो व्यक्ति है जो थोड़े थोड़े अंतराल पर महिलाओं की हत्या कर रहा है। इसलिए आस पड़ोस के ऐसे लोगों पर थोड़ा ध्यान दीजिए जो स्ट्रेस में रहते हैं। जानने की कोशिश करिए वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों परेशान रहते हैं, क्या उनको किसी से चिढ़ है, चिढ़ में किसी मतलब लड़कों से चिढ़ है, लड़कियों से चिढ़ है, पुरुषों से चिढ़ है, महिलाओं से चिढ़ है, बच्चों से चिढ़ है, बहुत छोटे बच्चों से चिढ़ है। अगर आपको ये बात आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर उसकी किसी से चिढ़ है तो उस पर ज़रूर नज़र रखें, उसके बारे में जानकारी करें, कोशिश करें कि उसके सुधार या डॉक्टर से उसके इलाज के बारे में बात की जा सके। एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत कुंठा ने 11 महिलाओं की जान ले ली। साइकोलॉजिस्ट से भी उसको दिखवाया जा रहा है। शक्ल से और बातचीत करने से, पूरे गांव से, पूरे मोहल्ले से यही पता लगता है कि इसकी पत्नी के भाग जाने के बाद से ये अर्ध विक्षिप्त हो गया है। लेकिन काम उसने इतने शातिराना ढंग से किया कि पुलिस को 13 महीने लग गए वहाँ तक पहुँचने में। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ एसएसपी आजमगढ़ अनुराग आर्या का। इस नए अधिकारी ने बहुत ही साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से इस ब्लाइंड केस की इन्वेस्टिगेशन की और उसको अंजाम तक पहुंचाया। अकेले का मतलब नहीं, वो और उसकी पूरी टीम। बात तो लीडर की होती है जो लीड करता है किसी टीम को। रोज़ रोज़ फीडबैक लेना, दिन में 2 बार पूछना, टीम को रवाना करना तो वो कब गई, किससे बात की, ये पूछना। ये परसुएंस किसी भी केस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो अनुराग आर्या ने किया था। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।